स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस स्टडीज़ का सेकेंड चैप्टर दैट इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इस चैप्टर में हम लोग ये देखेंगे कि मैनेजमेंट की कौन कौन सी थ्योरीज़ हैं। जैसे बहुत सारे लॉज होते हैं, बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, ऐसे ही मैनेजमेंट के भी कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ बेसिक लॉज हैं। ठीक है, और ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये मैनेजर्स को हेल्प करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट को चलाने में। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर ये प्रिंसिपल्स अप्लाई किए जाते हैं तो वो वहाँ पर बेटर तरीके से मैनेजमेंट किया जा सकता है। तो अभी यहाँ पर इस चैप्टर में आपको दो थ्योरीज दी गई हैं मैनेजमेंट की। फर्स्ट है 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट विच इज़ प्रपोनेंटेड बाय हेनरी फ्योल। तो ये जो थ्योरी है ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट से रिलेटेड है। मैंने आपको इससे पहले 3 लेवल्स बताए थे मैनेजमेंट के, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। तो ये जो थ्योरी है 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, ये हेनरी फ्योल ने प्रपोन किया है और ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट से रिलेटेड है। इसमें हेनरी फ्योल का कहना ये था, अगर हमारा एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा है या हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट अच्छा है, साथ ही साथ टॉप लेवल मैनेजमेंट अच्छा है, तो वर्कर्स अपने आप अच्छा काम करेंगे। तो उन्होंने मैनेजमेंट को सुधारने पे ज़्यादा फोकस किया था। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पर उनके 14 प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं। तो देखिए, फर्स्ट प्रिंसिपल है उनका प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्क। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है। इसमें उन्होंने बोला है कि जब हम ओवरऑल एक ऑर्गेनाइजेशन में होने वाले सारे काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें और फिर उसको अपने वर्कर्स को दें काम करने के लिए, तो वर्कर्स ज़्यादा बेटर तरीके से काम कर पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर वर्कर्स को उनकी एफिशिएंसी, उनकी क्वालिफिकेशन के आधार पर ही वर्क असाइन करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन सेल्स का काम जानता है, यानी उसने MBA किया है या वो मैनेजमेंट का काम अच्छे से जानता है, तो हम उसको प्रोडक्शन लाइन में नहीं ला सकते। और इसी तरीके से अगर हम एक इंजीनियर को हम अपना प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए, एडवर्टाइजमेंट करने के लिए बोलेंगे, तो वो उतना अच्छा आउटपुट नहीं दे पाएगा। इसके लिए हमें उसे कहाँ रखना पड़ेगा? हमें उसे प्रोडक्शन लाइन में रखना पड़ेगा, जहाँ वो अपना बेटर परफॉर्मेंस दे सके। तो यहाँ पर डिवीज़न ऑफ वर्क में 2 बातें हैं। पहला, पूरे वर्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, एंड सेकेंड, जो वर्कर की एफिशिएंसी है या एम्प्लॉयज़ की जो एफिशिएंसी है, उनकी क्वालिफिकेशन है, या जिस एरिया में वो लोग ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, उनको उसी एरिया का काम दिया जाए। फॉर एग्जांपल, अगर हम अकाउंटेंट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में लाते हैं तो वो उतना अच्छा काम नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर हम उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट में रखते हैं और अकाउंट्स मेंटेन करने का काम देते हैं, तो वो ज़्यादा बेटर तरीके से काम कर पाएगा। तो ये हमारा पहला प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्क। ये हर ऑर्गेनाइजेशन में छोटे लेवल पे या बड़े लेवल पे एप्लीकेबल होता ही है। हर ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को उनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंगली वर्क प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, सेकेंड प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पर ये प्रिंसिपल ये बताता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, स्पेशली जो एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे हज़ारों लोग एक साथ काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये क्लियर डिमार्केशन होना चाहिए कि किस पर्सन के पास कितनी अथॉरिटी या पावर रहेगी और किस पर्सन के पास क्या काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। कोई भी पर्सन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकता। इसी तरीके से कोई भी पर्सन जितनी उसके पास अथॉरिटी है, उस अथॉरिटी से आगे वो काम नहीं कर सकता। तो ये बिल्कुल क्लियरली डिफाइन रहता है कि किसके पास कितनी अथॉरिटी रहेगी और किसके पास कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोडक्शन मैनेजर है, उसके पास अथॉरिटी है कि वो अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिलेटेड सारे डिसीजन मेकिंग करे और अपने नीचे काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को इंस्ट्रक्शंस दे, और उसके नीचे जो काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज़, उनको क्या करना है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो उनके बॉस ने या उनके सुपीरियर ने उनको जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उसको फॉलो करते हुए उन्हें काम करना है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए यही प्रोडक्शन मैनेजर सेल्स डिपार्टमेंट में या फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाके वहाँ के एम्प्लॉयज़ को अगर इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करेगा
तो ये गलत है। उसके पास इतनी अथॉरिटी ही नहीं है कि वो दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करे। तो यहाँ पर हर एक की अथॉरिटी और उसके साथ साथ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बिल्कुल क्लियरली डिफाइंड होती है। स्पेशली जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर ये सब बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर अदरवाइज डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो सकता है, मतलब एक ही काम 2 बार हो सकता है या कोई काम करने से छूट जाता है, ये सारी प्रॉब्लम्स आती है। इसलिए वहाँ पर हर एक का अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया पहले से ही डिसाइड कर दिया जाता है। ठीक है। थर्ड प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर पहले से ही प्री डिटरमाइंड कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो उस ऑर्गेनाइजेशन में एज इट इज़ अप्लीकेबल होते हैं, चाहे वो टॉप लेवल मैनेजमेंट हो, मिडिल लेवल हो या लोअर लेवल मैनेजमेंट है। फॉर एग्जांपल अगर हम बोले कि काम करते समय जो वर्कर्स हैं उन्हें आपस में बात नहीं करनी है, या चलिए इसको छोड़िए, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, स्मोकिंग इज़ प्रोहिबिटेड इन वर्क एरिया। ये एक बहुत ही कॉमन सा रूल है। तो ये जो रूल है ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन में एक सा एप्लीकेबल होगा। फिर वो ये नहीं देखेगा कि वो टॉप मैनेजमेंट है, मिडिल है या लोअर लेवल मैनेजमेंट है। तो डिसिप्लिन जो है वो सबके लिए एक सा होता है और उस डिसिप्लिन को फॉलो करना हर ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है। आपका मैनेजमेंट तभी अच्छा माना जाएगा जब वहाँ पर लोग आपके द्वारा बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशंस को प्रॉपरली फॉलो करते हुए काम करते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। विदाउट डिसिप्लिन आप कहीं भी प्रॉपर तरीके से लोगों से काम करवा ही नहीं सकते। ठीक है। तो ये जो प्रिंसिपल है हर छोटी ऑर्गेनाइजेशन और बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल होता है। देन प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है हमें हमेशा एक ही पर्सन से सारे डायरेक्शंस लेने हैं, सारे इंस्ट्रक्शंस लेने हैं। अगर कोई दूसरा पर्सन आके आपको इंस्ट्रक्शंस देता है, आपको ऑर्डर्स प्रोवाइड करता है, तो आपको वो ऑर्डर्स फॉलो नहीं करने हैं। आपको किसके ऑर्डर फॉलो करने हैं? जिसके अंडर में आप काम कर रहे हैं, जो आपका इमीडिएट बॉस है, आपको सिर्फ उन्हीं से ही इंस्ट्रक्शंस लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन मैनेजर अपने नीचे काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को कुछ इंस्ट्रक्शंस दे तो वो इंस्ट्रक्शंस एम्प्लॉय को फॉलो करना है। लेकिन अगर फाइनेंस मैनेजर आके उसको कोई इंस्ट्रक्शंस दे और बोले कि मेरे फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम कर दो, तो वो इंस्ट्रक्शंस उसको फॉलो नहीं करने हैं। वो जिस डिपार्टमेंट में है वो उसी डिपार्टमेंट में काम करेगा और सिर्फ जो उसका इमीडिएट बॉस है सिर्फ उन्हीं के इंस्ट्रक्शंस को वो फॉलो करेगा। सो दिस इज यूनिटी ऑफ कमांड। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। इससे क्या होता है, लोगों को डिलेमा नहीं रहता कि उन्हें किसके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। उन्हें पहले से ही मालूम होता है कि उनको सिर्फ और सिर्फ उनका जो बॉस है सिर्फ उसी के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। तो ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जिसको हमेशा फॉलो किया जाता है। उसमें लोगों को बिल्कुल क्लियरली इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि आपको सिर्फ अपने इमीडिएट बॉस से ही सारे इंस्ट्रक्शंस लेने हैं और उसी को फॉलो करते हुए काम करना है। अगर कोई और पर्सन आके आपसे कोई बात करता है, कोई काम करवाता है, तो वो काम आपको नहीं करना है। ठीक है। देन नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ये प्रिंसिपल बोलता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब अलग अलग ग्रुप्स में या अलग अलग डिपार्टमेंट्स में लोग काम करते हैं तो उनका काम करने का डायरेक्शन एक ही होना चाहिए। भले ही वो लोग अलग अलग एक्टिविटीज़ करें, अलग अलग वर्क करें, अलग अलग परफॉर्मेंस दें, लेकिन अल्टीमेटली उनका फाइनल गोल क्या होना चाहिए? उस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना उनका फाइनल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी काम कर रही है, ऑब्वियस सी बात है उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा? बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना के मार्केट में कस्टमर तक पहुंचाना और उससे प्रॉफिट अर्न करना। ये हर ऑर्गेनाइजेशन का एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है। तो इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो हैं वो अलग अलग एक्टिविटीज़ करेंगे। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपना काम करेगा, सेल्स डिपार्टमेंट अपना काम करेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट अपना काम करेगा, HR डिपार्टमेंट अपना काम करेगा। लेकिन वो अलग अलग काम जो होते हैं वो किस डायरेक्शन के लिए होते हैं, किस काम को पूरा करने के लिए होते हैं? जो उस ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है
प्रोडक्ट्स को मार्केट में कस्टमर तक पहुंचाना, सारे एफर्ट्स उसी डायरेक्शन में लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि कोई भी उस ऑब्जेक्टिव को भूले ना। मतलब यहाँ पर जो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है, यानी लोग हमेशा जब भी काम करेंगे तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन के मेन एम को फोकस करते हुए ही काम करेंगे। दिस इज कॉल्ड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट विद जनरल इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ? हर ऑर्गेनाइजेशन में, अभी मैंने आपको बताया, ऑर्गेनाइजेशन का एक मेन ऑब्जेक्टिव या एक मेन इंटरेस्ट होता है। वो क्या होता है? कस्टमर्स तक अपना प्रोडक्ट पहुंचाना और प्रॉफिट अर्न करना। अब इन सब को काम करने के लिए अलग अलग लोग काम करते रहते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं। तो जो अलग अलग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने वाले लोग हैं वो क्यों कर रहे हैं वो काम? वो सैलरी पाने के लिए या कमीशन पाने के लिए या प्रॉफिट अर्न करने के लिए वो काम करते हैं। तो यहाँ पर वो अपना पर्सनल इंटरेस्ट तो फुलफिल करते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ उनको क्या ध्यान रखना होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का मेन इंटरेस्ट है या मेन ऑब्जेक्टिव है उसको उन्हें अचीव करने में हेल्प करना है। ऐसा नहीं कि आपने अपना काम करके छोड़ दिया, दूसरे पर्सन ने दूसरा काम करके छोड़ दिया और उन्हें ऑर्गेनाइजेशन से उनको कोई मतलब ही ना हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब हर एक के यहाँ पर जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट हैं, यानी वो अपना जो अर्न करना है, जो अपने प्रॉफिट्स कमाने हैं, वो तो वो लोग करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ ही साथ उनके जो एफर्ट्स होंगे वो किस डायरेक्शन में होंगे? ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए उनके सारे एफर्ट्स लगे हुए होने चाहिए। तो ये प्रिंसिपल यहाँ पर ये बताता है कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट को हमें जो ऑर्गेनाइजेशन का जनरल इंटरेस्ट है उसके साथ हमें उसको मर्ज करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल देखिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन। तो यहाँ देखिए, प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन का मतलब होता है, रेम्यूनरेशन का मतलब होता है पारिश्रमिक, या लोगों ने जो काम किया उसके बदले मिलने वाला जो उनको रिवॉर्ड है, दैट इज कॉल्ड रेम्यूनरेशन। तो यहाँ पर ये किसी भी एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन की खास बात होती है कि वहाँ पर लोगों को उनकी एफिशिएंसी और उनके काम के अकॉर्डिंगली रेम्यूनरेशन दिया जाता है, या ये बोले कि उनको देना चाहिए, ताकि लोग सेटिस्फाई होके काम कर सके। अगर मान लीजिए कोई पर्सन ऐसा फील कर रहा है कि वो बहुत ज़्यादा काम कर रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन में और उसके बदले उसको जो मिलने वाला पैसा है वो बहुत कम है, तो वो अपने जॉब से सेटिस्फाइड नहीं होगा और उस ऑर्गेनाइजेशन में फुल एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब लोग काम करते हैं तो उनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंगली उनको आप रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करें। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब पहले तो बात आती है व्हाट इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जहां पर डिसीजन मेकिंग पावर सिर्फ और सिर्फ जो हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है या टॉप मैनेजमेंट है, जब उनके हाथ में पूरा डिसीजन मेकिंग पावर होता है तो वो कहलाता है सेंट्रलाइजेशन। अब डिसेंट्रलाइजेशन क्या हुआ? जिन ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग पावर नीचे की तरफ फ्लो कर दी जाती है, यानी नीचे जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है उन लोगों को भी थोड़ी पावर दे दी जाती है कि वो डे टू डे डिसीजन मेकिंग कर सकें और अपना रूटीन वर्क चला सकें, तो वो कहलाएगा डिसेंट्रलाइजेशन। तो अब सेंट्रलाइजेशन उन ऑर्गेनाइजेशंस में होता है जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, जहां पर एक ही पर्सन सारे लोगों को इंस्ट्रक्शन दे सकता है आसानी से, या फिर ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहां पर काम करने वाले लोग लेस एफिशिएंट हैं, मतलब वो खुद आगे बढ़ के काम नहीं कर पाते हैं, उन्हें बार बार इंस्ट्रक्शंस देना पड़ता है, तो वहां पर सेंट्रलाइजेशन जो तरीका है वो अपनाया जाता है। डिसेंट्रलाइजेशन उन ऑर्गेनाइजेशंस में होता है जहां एक साथ बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और पूरा डिसीजन मेकिंग करना टॉप मैनेजमेंट के बस की बात नहीं होती है। वो अगर एक एक छोटी से छोटी बात का डिसीजन भी करेंगे तो उनके पास इतना ज़्यादा वर्कलोड हो जाएगा कि वो अपने मेन गोल पे फोकस नहीं कर पाएंगे।
तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा डिसेंट्रलाइजेशन फॉलो किया जाता है। यहाँ पे जो डे टू डे डिसीजन मेकिंग है या अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी डिसीजन मेकिंग करना है वो डिपार्टमेंटल हेड्स जो हैं उनके ऊपर छोड़ दिया जाता है। वो लोग अपना डिसीजन मेकिंग करते हैं और अपना रूटीन वर्क करते जाते हैं। साथ ही साथ डिसेंट्रलाइजेशन उन ऑर्गेनाइजेशंस में फॉलो किया जाता है जहाँ पे वर्कर्स हाईली एफिशिएंट हैं, जहाँ एक बार काम बता देने के बाद वो खुद डिसीजन लेके काम कर सकते हैं, वहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन फॉलो किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। स्केलर चेन का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो इंफॉर्मेशन का फ्लो है वो हमेशा टॉप लेवल से मिडिल में आएगा, फिर मिडिल से लोअर में आएगा। ये चेन टूटनी नहीं चाहिए, ये कहलाती है स्केलर चेन। इसको देखिए कैसे करेंगे हम लोग। ये टॉप लेवल है, ये मिडिल लेवल, और लोअर लेवल। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन का फ्लो ये एक डिपार्टमेंट में टॉप मैनेजमेंट ने किया और इसी तरीके से दूसरे डिपार्टमेंट में किया। अब इस डिपार्टमेंट के लोग अपने से नीचे काम करने वाले लोगों को सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे और ये लोग अपने से नीचे काम करने वाले लोगों को सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। इसी तरीके से जब रिपोर्टिंग होगी, यानी अपने काम की जब रिपोर्ट देंगे तो ये अपने से ऊपर वाले को देंगे, ये अपने से ऊपर वाले को, और ये टॉप मैनेजमेंट को। तो हर डिपार्टमेंट में ये स्केलर चेन जो है ये फॉलो किया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ होती है, कभी कभी हमें बहुत ही ज़रूरी में इंफॉर्मेशन का फ्लो करना होता है या एक दूसरे से कम्युनिकेशन करना होता है, तो ये कहलाता है, तो ये जो कम्युनिकेशन है विदाउट परमिशन ऑफ टॉप मैनेजमेंट किया जाता है और ये कहलाता है हमारा गैंग प्लैंक। ठीक है, तो गैंग प्लैंक उस कंडीशन में किया जाता है जहां हमें इमीडिएटली डिसीजन मेकिंग करना होता है और हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम पहले इंफॉर्मेशन का फ्लो ऊपर तक करें और फिर उसके बाद वो इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करें, क्योंकि ये एक प्रॉपर तरीका होता है इंफॉर्मेशन फ्लो करने का, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। सारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो रिटर्न फॉर्म में आते हैं, सब एक दूसरे से बात करते हैं, उसके बाद यहाँ पर वर्क होता है। तो कई बार जल्दी कम्युनिकेशन करने के लिए हम ये तरीका अपना सकते हैं जिसको हम बोलते हैं गैंग प्लैंक। अब आगे देखिए, नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर कई बच्चे इसको बहुत गलत तरीके से इसको समझते हैं। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का मतलब होता है ऑर्डर देना नहीं होता। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का मतलब है कि हर चीज़ सही समय पे सही जगह पे रखी हुई होनी चाहिए और हर पर्सन को सही समय पर सही जगह पे प्रेजेंट होना चाहिए, तभी आप प्रॉपर तरीके से काम कर पाएंगे। इसका मतलब क्या है, वही ऑर्गेनाइजेशन अच्छी मानी जाती है जहाँ पर काम चालू होने से पहले पूरा जो मटेरियल है वो राइट मशीन पे, राइट प्लेस पे, राइट टाइम पर ऑलरेडी अवेलेबल हो, ताकि वर्कर्स वहाँ जाके काम करना चालू कर सकें। साथ ही साथ वर्कर्स को भी सही टाइम पर सही जगह पे होना बहुत ज़रूरी है, ताकि टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। तो ये कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। ये एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन की पहचान होती है कि वहाँ पर तुरंत काम चालू हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी का मतलब होता है जो ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कास्ट, अलग अलग एरिया से आए हुए लोग जब काम करते हैं तो उन सबको इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए। साथ ही साथ जो मेल और फीमेल हैं उनके बीच में किसी भी तरीके का कोई ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर मेल और फीमेल सेम पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं, सेम डेजिग्नेशन में हैं, तो उनको रेम्युनरेशन भी सेम मिलना चाहिए, उनको अथॉरिटी भी सेम मिलना चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी दोनों की सेम होना चाहिए। सो दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी।
यहाँ पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप लोगों की कास्ट, रिलीजन या कोई अदर तरीके से उनको आप किसी को अलग तरीके से ट्रीट नहीं करेंगे, सबको आपको इक्वली ट्रीट करना है। नेक्स्ट देखिए, प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो आपके ऑर्गेनाइजेशन से इतना सेटिस्फाइड होना चाहिए कि वो आपका ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के ना जाए। जिस ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ बार बार छोड़ के जाते हैं या उनका एम्प्लॉय टर्नओवर रेट ज़्यादा होता है, वो ऑर्गेनाइजेशंस अच्छी नहीं मानी जाती। ऑर्गेनाइजेशन में इस तरीके का वर्किंग एनवायरनमेंट होना चाहिए या मैनेजमेंट का इस तरीके से बिहेवियर होना चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कि एम्प्लॉयज़ एक बार आ जाए तो वो वहाँ से छोड़ के जाने की बात ना सोचें। तो ये कहलाता है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, यानी यहाँ पर लोग स्टेबल होकर काम करें किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो ऑर्गेनाइजेशन एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। जिन ऑर्गेनाइजेशंस में वर्कर्स को पूरी फ्रीडम होती है कि वो आगे बढ़ के अपने कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ मैनेजमेंट को बताएं, अगर उन्हें लगता है कि उनके पास कुछ सजेशंस हैं अपने काम को इम्प्रूव करने के लिए, तो उनके पास इतनी फ्रीडम होनी चाहिए कि वो अपने काम को अपने तरीके से कर सकें। तो ये कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, यानी यहाँ पर वर्कर्स को इनिशिएटिव लेने की या आगे बढ़ के काम करने की फ्रीडम होनी चाहिए। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है। लास्ट प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरेट द कॉज, यानी यहाँ पर वर्कर्स और मैनेजमेंट और जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अगर उनके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन अच्छी नहीं मानी जाएगी। यानी यहाँ पर जब लोग काम करें किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो वहाँ पर सब लोग आपस में मिलजुल के रहें, बेटर तरीके से काम करें, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए काम करें, तो वो ऑर्गेनाइजेशन अच्छी ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है। तो ये हमारे 14 प्रिंसिपल्स हो गए। ये जो प्रिंसिपल्स हैं, इन प्रिंसिपल्स को अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने अप्लाई करता है तो डेफिनेटली उसका मैनेजमेंट जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। हमें ज़रूरी नहीं है कि एज इट इज़ सारे प्रिंसिपल्स अप्लाई करने हैं। किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई सा प्रिंसिपल एप्लीकेबल होगा, किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई सा प्रिंसिपल एप्लीकेबल होगा, लेकिन अल्टीमेटली ये इतने प्रैक्टिकल हमारे प्रिंसिपल्स हैं जो हर ऑर्गेनाइजेशन में आसानी से एप्लीकेबल हो सकते हैं। इवन ये हमारे घर में भी काफ़ी कुछ एप्लीकेबल हो सकते हैं। तो इनकी प्रैक्टिकलिटी को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं तो आप डेफिनेटली अपने आप को बहुत बेटर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो अभी अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, उसे शेयर कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स करके मुझे बताइए कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।